हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर हिस्ट्री डिसिप्लिन के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि पेपर में दिखने को मिलता है। तो क्वेश्चन क्या है, पेरिस शांति समझौता के अंतर्गत क्या क्या हुआ था उसकी विस्तार से चर्चा कीजिए, या फिर जो आपकी वर्साई की संधि थी उस पर बताइए। ठीक है, तो मेनली तो वर्साई की संधि है इसमें, लेकिन हम पेरिस शांति समझौता में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, भूमिका। प्रथम विश्व युद्ध, जैसा कि आप जानते हैं, जब खत्म हुआ 1918 में, 11 नवंबर 1918 को, तो उसके बाद जो मित्र राज्य थे, है ना, मित्र राज्यों ने पराजित राज्यों के साथ क्या किया, एक संधि की। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि युद्ध का हर्जाना वसूलने के लिए तथा भविष्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन के अंतर्गत जो हारे हुए राज्य थे और जो मित्र राष्ट्र यानी कि जो जीते हुए राज्य थे, इन दोनों के बीच में संधियां हुई थी 5। अब वो संधियां कौन कौन सी थी वो भी हम आगे देखेंगे, पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पेरिस में एक सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया। ये सम्मेलन पेरिस में इसलिए बुलाया गया था क्योंकि जो फ्रांस था उसमें युद्ध में फ्रांस की सबसे ज्यादा भूमिका रही थी। इस सम्मेलन की आवश्यकता को बताते हुए प्रोफेसर C.S. जैन लिखते हैं कि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, परंतु यह अनेक प्रकार की ऐसी विभीषण और जटिल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्या छेड़ गया जैसी संसार के सामने पहले कभी उपस्थित नहीं हुई। इसी कारण से क्या हुआ, पेरिस शांति समझौता जरूरी था। ठीक है, कि प्रथम विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन इसके समाप्ति के पश्चात कुछ ऐसी क्या कहेंगे, ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी जिसको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब वो राजनीतिक क्षेत्र में देख सकते हैं आप, आर्थिक क्षेत्र में देख सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में देख सकते हैं। ठीक है, और इसको सुलझाने के लिए एक समझौता या सम्मेलन हुआ जिसे हम पेरिस शांति के नाम से जानते हैं। इसमें टोटल 32 राज्यों को आमंत्रित किया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें 4 बड़े राज्य थे, जो फ्रांस, ठीक है, अमेरिका, इटली और आपका ब्रिटेन, इंग्लैंड था। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, फ्रांस के प्रधानमंत्री जो थे वो कली मैंशू थे, इंग्लैंड से लायड जॉर्ज, इटली से प्रधानमंत्री थे आयरलैंडो। सम्मेलन की संपूर्ण कार्यवाही कलीमेंसो की इच्छा अनुसार संचालित हुई। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका प्रथम विश्व युद्ध था उसके अंदर सबसे ज्यादा जो सक्रिय रूप से भाग था, सक्रिय रूप से जिसने भाग लिया था, वो आपके फ्रांस के प्रधानमंत्री कलीमेंसो थे। ठीक है, तो इसीलिए जो ये सम्मेलन हुआ इसमें ज्यादा से ज्यादा उनकी बातों को मान्यता दी गई। विल्सन के 14 सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए पराजित राष्ट्रों को अपमानजनक संधियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया या बाध्य किया। अब जो विल्सन थे वो थोड़ा आदर्शवादी थे, तो उन्होंने कुछ रियायतें दी थी, जो हारे हुए राज्य थे उनको कुछ रियायतें दी थी। लेकिन जो प्रधानमंत्री आपके फ्रांस के प्रधानमंत्री है कलीमेंसो, ये जो है इन्होंने जो संधिया की हारे हुए राज्यों के साथ, बहुत अपमानजनक संध्या थी, जो आज के टाइम पर अगर हम देखें तो कोई भी राज्य नहीं मानेगा इन संधियों को। जो वुड्रो विल्सन थे, उन्होंने जो 14 सिद्धांत दिए थे उसी में से एक था राष्ट्रसंघ की स्थापना। ठीक है, तो वो उनके अकॉर्डिंग हुआ था, और कुछ ऐसे थे जो माने गए, कुछ ऐसे थे जो नहीं माने गए। अब देखिए, संध्या हुई थी 1919 से लेकर 1923 के बीच हुई विभिन्न संधियों ने अंतिम समझौते का गठन किया। पेरिस शांति समझौते में कुल 6 संधियां हुई थी, निम्नलिखित प्रकार से है, जो देख लेते हैं। वर्साई की संधि कब हुई थी, 28 जून 1919। किसके साथ हुई थी, जर्मनी के साथ हुई थी। सेंट जर्मन की संधि 10 सितंबर 1919 किसके साथ हुई थी, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई थी। ठीक है, न्यूली की संधि 27 नवंबर 1919, ये किसके साथ हुई थी, बुल्गारिया के साथ। ट्रायनान की संधि 4 जून 1920 हंगरी के साथ हुई थी। सर्वेस की संधि 10 अगस्त 1920 टर्की के साथ, और लुसाने की संधि 24 जुलाई 1923 टर्की के साथ। ठीक है, ये दोनों संधियां जो थी वो
टर्की के साथ हुई थी, उसको हम आगे देख लेंगे। अब जो वर्साई की संधि है, देखिए जो आपका पेपर में ना मेन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो वर्साई की संधि थी उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, ठीक है। तो इसमें जो प्रावधान आएंगे वो आपके 3 सतर पर आएंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं वर्साई की संधि क्या थी। वर्साई, यहाँ पर ना थोड़ा सा गलत है, इसको प्रथम विश्व युद्ध समझ लेना, ठीक है। वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के 5 वर्ष बाद 28 जून 1919 को हस्ताक्षरित हुई। संधि की शर्तों के दस्तावेजों में 440 अनुच्छेद, ठीक है, थे, 15 भाग और 80,000 शब्द थे। मई 1919 में यह संधि जर्मनी के प्रधानमंत्री फिलिप सीडमैन के सामने पेश की गई। उन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि इस संधि के अंदर ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए थे कि कोई भी देश होता उसको नहीं अपनाता। तो उन्होंने क्या करा, इस्तीफा दे दिया। देखिए उनके ऊपर, उनके देश के ऊपर बहुत भयानक प्रतिबंध लगाए गए थे। यदि वे इस पर हस्ताक्षर करते तो उनका पूरा जो देश है ना वो बर्बाद हो जाता। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, इस्तीफा देना सही समझा, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। अब उसके बाद मई 1919 में यही संधि, वर्साई की जो संधि है उसके जो प्रावधान है वो किसके सामने पेश किए गए, जर्मनी के विदेश मंत्री हरमन मूलर के सामने पेश किए गए, ठीक है। अगर वो मना भी करते ना तो फिर क्या बोला गया था उनको कि अगर आप इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मना करते हो तो आप फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो मजबूरन उन्हें 28 जून 1919 में जर्मनी के साथ वर्साई की संधि पर क्या करने पड़े, हस्ताक्षर करने पड़े। अब देखिए इसके जो प्रावधान थे, इसमें पारदेशिक प्रावधान, आर्थिक प्रावधान और सैन्य प्रावधान थे। तो पारदेशिक प्रावधान के अंदर क्या था, इसमें आपका था जर्मनी के अल्सेंस लारेन नामक क्षेत्र में बहुत सारी खनिज संपदा थी, इसे फ्रांस को दे दिया गया, ठीक है। जो आपकी वर्साई की संधि है इसके अंतर्गत आएगा 3 प्रावधान, पारदेशिक प्रावधान, आर्थिक प्रावधान और सैनिक प्रावधान। पारदेशिक प्रावधान के अंदर जर्मनी में एक क्षेत्र है अल्सेंस लारेन, और उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा खनिज संपदा होती है, तो इसे क्या करा, इसे उठाकर फ्रांस को दे दिया गया। जर्मनी एक बहुत बड़ा देश था, इसको तोड़कर 7 भागों में बांट दिया गया, जो आपके बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, लिथुआना, लातविया और एस्थोनिया थे, ठीक है। जर्मनी की राइन मुख्य नदी थी, इस नदी के क्षेत्र को सेना रहित घोषित कर दिया। जर्मनी कि कील नहर को अंतरराष्ट्रीय घोषित कर दिया कि अब ये जो नदी है ये सब यूज करेंगे, ठीक है। जर्मनी के डैजिंग बंदरगाह को पोलैंड को दे दिया गया तथा जो मैमल बंदरगाह था उसको लिथुआना को दे दिया गया, और सार घाटी पर अब फ्रांस का अधिकार होगा। जो सार घाटी ये भी जर्मनी के अंदर है, इसमें क्या बोल दिया कि ये जो घाटी है इस पर अब किसका, जर्मनी का अधिकार नहीं रहेगा, फ्रांस का अधिकार होगा। आर्थिक प्रावधान में क्या था, 5 अरब डॉलर जर्मनी पर हर्जाना लगाया गया, ठीक है। जर्मनी को राष्ट्रसंघ आयोग की देखरेख में शासन करने के लिए बाध्य कर दिया गया। वर्साई की संधि के कारण जर्मनी का जो 10% आबादी वाला क्षेत्र और 15% कृषि, 15% मवेशी, 75% लौह अयस्क, 26% कोयला क्षेत्र उसके हाथ से चला गया। जर्मनी के सभी उपनिवेश को छोड़कर मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। देखो जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे ना वो मित्र राष्ट्र ने क्या करे, छीन लिए, उनसे छीन कर अपने आपस में बांट लिए, तथा उपनिवेशों में जो भी खर्चा वगैरह जो भी लगाया गया था उसको भी जब्त कर लिया। अब सैनिक प्रावधान के अंदर क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जर्मनी के राइनलैंड प्रदेश में अगले 15 वर्ष तक मित्र राष्ट्रों की सेना रखने का फैसला किया गया ताकि जर्मन के ऊपर नजर रखी जा सके। अब देखिए ये जो सेना रखने का फैसला किया गया इसमें क्या था, जो सेना पर खर्चा होगा वो जर्मनी उठाएगा, वो मित्र राष्ट्र नहीं उठाएंगे। जो भी मित्र राष्ट्र के सेना जर्मनी की राइनलैंड पर रहेंगे उसका जो खर्चा है वो भी जर्मनी ही उठाएगा, ठीक है। जर्मनी की सेना में सेनाओं की संख्या कितनी कर दी गई, घटाकर 1 लाख कर दी गई। 1 लाख से ऊपर वो लोग नहीं रख सकते थे। और जो भी जर्मनी की सेना थी, ठीक है, उसमें क्या प्रावधान कर दिया कि 25 वर्ष से पहले कोई भी सेना से रिटायर नहीं ले सकता, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि कम से कम सेना में भर्ती हो। जर्मनी अब अपनी जल सेना में सिर्फ 15,000 सैनिक रख सकता था। जर्मनी पर युद्ध सामग्री के निर्माण और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि ना तो तुम कोई युद्ध का सामान खरीद सकते हो और ना ही इसको बना सकते हो, ठीक है। जर्मनी के 1600 से अधिक व्यापारिक जहाजों पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया। अब सेकंड आपकी कौन सी है, सेंट जर्मन की संधि। ये जो थी आपकी ऑस्ट्रेलिया के साथ की गई थी 10 सितंबर को।
अब राष्ट्रों के बीच संधि हुई, मित्र राष्ट्रों और हारे हुए राष्ट्रों को ऑस्ट्रिया के बीच, ठीक है। इसके द्वारा ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य भंग कर दिया गया, जिसमें इटली, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पोलैंड और रोमानिया आदि देश थे। इटली को ऑस्ट्रिया से दक्षिण टायरल, ट्रिटोनो, ट्रीस, इरिट्रिया एवं डालमेशिया के तटवर्ती कुछ द्वीप प्राप्त हुए। किसको प्राप्त हुए? इटली को। कहां से? ऑस्ट्रिया से, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया को बोहेमिया, मोरविया, ऑस्ट्रियन साइलेशिया का अधिकांश भाग और ऑस्ट्रिया के दक्षिण क्षेत्र का कुछ भाग प्राप्त हुआ। चेकोस्लोवाकिया को ये भाग कहां से प्राप्त हुए? इटली से, क्योंकि इटली भी कहीं ना कहीं हारे हुए राज्य में आ रहा था, ठीक है। पोलैंड को मलेशिया का क्षेत्र प्राप्त हुआ, यूगोस्लाविया को डालमेशिया, बोस्निया हर्जेगोविना आदि क्षेत्र प्राप्त हुए। ऑस्ट्रिया की सेना की संख्या 30,000 कर दी गई, ठीक है, और उसे डैन्यूब नदी में 3 किश्तियां रखने का अधिकार दिया गया। नौसेना और जो उसकी नभ सेना थी उसको समाप्त कर दी गई। अब तीसरी संधि कौन सी थी? न्यूली की संधि। देखिए 27 सितंबर 1919 को पेरिस के पास न्यूली नामक स्थान पर मित्र राष्ट्रों तथा बल्गेरिया के साथ यह संधि हुई। पश्चिमी थेर्स का भाग यूनान को देना पड़ा। इससे उसकी बड़ी हानि हुई, क्योंकि थेर्स के निकल जाने से एजियन सागर से उसका संबंध टूट गया। बुल्गारिया की सेना की संख्या घटाकर 20,000 कर दी गई और उसकी नौसेना को भंग कर दिया गया। हर्जाने के रूप में इन्हें भी एक भारी रकम देनी पड़ी। तो ये जो है ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, कि जो जो हारे हुए राष्ट्र थे और जो जीते हुए राष्ट्र थे उनके बीच में कैसी कैसी संधियां हुई थी। जो आपकी वर्साई की संधि हुई थी वो तो बहुत ज्यादा भयानक संधि थी। उनको इतना कमजोर कर दिया था संधि के अंदर कि वो दोबारा खड़े ना हो सके हमसे युद्ध करने के लिए। और कहीं ना कहीं वर्साई की जो संधि है उसको दूसरे विश्व युद्ध का कारण भी माना जाता है, कि इतने भयानक प्रावधान लगा दिए कि कहीं ना कहीं जो जर्मनी के लोग हैं उनके मन में आक्रोश पैदा हुआ और धीरे धीरे वही क्या हुआ कि दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना। अब अगली चौथी संधि कौन सी है? ट्रायनान की संधि। युद्ध समाप्ति के पश्चात हंगरी की आंतरिक स्थिति इतनी अव्यवस्थित हो गई कि वहां कोई सरकार नहीं बन पाई। और फिर उसके बाद क्या हुआ? नवंबर 1920 में वहां एक नई सरकार गठित हुई जिसने मित्र राष्ट्रों ने मान्यता दी। इस संधि के अनुसार ट्रांसिल्वेनिया रोमानिया को और क्रीशिया सर्बिया को दे दिया गया। स्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया में मिला दिया गया। हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया। किस संधि के अनुसार? ट्रायनान की संधि के अनुसार, ठीक है। हंगरी की सेना 35,000 तक सीमित कर दी गई और ऑस्ट्रिया की तरह इसे भी युद्ध का हर्जाना देना पड़ा। सर्वेस की संधि के अंतर्गत क्या हुआ था? यह संधि तुर्की के सुल्तान और मित्र व सहयोगी शक्तियों के बीच हस्ताक्षरित हुए। अरब राज्य हैदर मुक्त हो गया तथा ब्रिटिश नियंत्रण अधीन रखा गया। मेसोपोटामिया, ट्रांसजोरेड और फिलिस्तीन तुर्की से ले लिए गए और बाद में शासन अधिकार के साथ ब्रिटिश को दे दिए गए। सीरिया, जिसे तुर्की से छीना गया था, फ्रांसीसी शासन के अधीन रखा गया। फिलिस्तीन के संबंध में यद्यपि एक शर्त थोपी गई थी, ये ब्रिटिश के उस वायदे से संबंधित थी कि फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्र घर की स्थापना की जाएगी, जिसे बलफोर घोषणा पत्र कहा जाता है। इसके अंदर क्या था कि जो यहूदी लोग हैं उन लोगों से एक वादा किया गया था कि आपको एक अलग से राज्य दिया जाएगा, ठीक है, जहां पर यहूदी वगैरह रहेंगे। अब छठी क्या थी? लुसानी की संधि। ये भी इसी से संबंधित थी। मित्र राष्ट्रों को मजबूर होकर 23 जुलाई 1923 को तुर्की के साथ लुसान की संधि संपन्न करनी पड़ी। इस संधि के द्वारा रमना, थेरेस, कंस्टेंटिनोपाल तुर्की को वापस कर दिया गया। तुर्की की सार्वभौम सत्ता स्वीकार कर ली गई। अब इसी के अंतर्गत क्या हुआ था? लीग ऑफ नेशन, जो वुडरो विल्सन ने उसके द्वारा 14 सूत्र दिए गए थे, उसी के अंदर एक था राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व में शांति स्थापित करना जरूरी हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विनियमन के लिए प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत राष्ट्र संघ की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना तथा पेरिस शांति सम्मेलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पेरिस सम्मेलन में जब राष्ट्र संघ की रूपरेखा तैयार हुई तो अमेरिका राष्ट्रपति विल्सन की ही मांग पर
इसे वर्साई संधि का अभिन्न अंग बनाया गया। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ का जीवन विविध प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 10 जनवरी 1920 में बना था। अब राष्ट्रसंघ का स्वरूप कैसा था? इसमें जो विधान थे 400 शब्दों का था। इसमें एक भूमिका तथा 10 पैराग्राफ वाली 26 धाराएं थी। प्रमुख 7 धाराओं में इनकी सदस्यता के नियमों और संघ के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया। 8वीं और 9वीं धारा में निःशस्त्रीकरण का वर्णन है। ठीक है, कुल 26 धाराएं थी। 26 धाराओं के बारे में अलग अलग से दे रखा है, उसको पढ़ लेना। राष्ट्रसंघ की सदस्यता क्या थी? राष्ट्रसंघ की स्थापना के प्रारंभ में 52 राष्ट्र सदस्य थे, किंतु बाद में इनकी संख्या 57 हो गई। इसमें 3 प्रकार के सदस्य थे। प्रथम मौलिक सदस्य राष्ट्र जिनकी संख्या 32 थी। द्वितीय आमंत्रित राष्ट्र जिनकी संख्या 13 थी। तीसरे समझौता पत्र लागू होने के बाद बनाए गए राष्ट्र। 1 अप्रैल 1920 तक राष्ट्रसंघ के 42 सदस्य राष्ट्र थे और 21 राष्ट्र बाद में इसमें सम्मिलित हुए। राष्ट्रसंघ के उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, अर्थात न्याय और सम्मान के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विश्व की राष्ट्रों के मध्य भौतिक तथा मानसिक सहयोग को प्रोत्साहन देना, जिससे मानव जीवन सुखी हो सके। पेरिस शांति क्रियाशील करना। अब इसी में आता है एक मैंडेट प्रणाली। ठीक है, ये क्या होती है? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी और तुर्की के उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया, परंतु उपनिवेशों को पूरी तरह स्वतंत्र भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अभी वे अविकसित देश थे और अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम नहीं कर सकते थे। अतः ऐसा माना गया कि सभ्य और उन्नतशील देश अविकसित देशों के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। ये देश अपने अधीन उपनिवेशों को सुविधाएं दे और विकसित तथा आत्मनिर्भर हो जाने पर स्वतंत्र कर दे। इस व्यवस्था को मैंडेट प्रणाली कहा गया। जिन देशों को ये उपनिवेश दिए गए मैंडेटरी कहलाए। मैंडेट प्रणाली के द्वारा तुर्की के प्रदेशों में फिलिस्तीन, जॉर्डन तथा मेसोपोटामिया इंग्लैंड को और सीरिया फ्रांस को सौंपा गया। अफ्रीका में जर्मन उपनिवेश पूर्वी अफ्रीका इंग्लैंड को सौंपा गया। प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखा के पूर्वी उत्तरी के समस्त जर्मनी द्वीप जापान को तथा द्वीप के दक्षिण के द्वीप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को दिए गए। सीधा सा क्या है, जब आपका प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद क्या हुआ कि जो जर्मन के उपनिवेश थे और जो तुर्की के उपनिवेश थे, ठीक है, तुर्की के उपनिवेश थे, वो मित्र राष्ट्रों ने ले लिए थे। अब उनका क्या किया जाए, क्योंकि वो विकसित भी नहीं थे, तो मित्र राष्ट्रों ने क्या विकसित होने के नाते या हाँ विकसित थे वो, तो उन्होंने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि जब तक ये विकसित नहीं हो जाते तब तक हम क्या करेंगे, इनको अपने अंडर रखेंगे। ठीक है, तो उसी को हम मैंडेट प्रणाली कहेंगे कि किसी और के उपनिवेश को लेकर अपना उपनिवेश हम जब बनाते हैं तो उसे हम मैंडेट प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष देखो। पेरिस शांति सम्मेलन में भविष्य के राजनीतिक प्रयासों के लिए मूल्यवान सबक के रूप में भी कार्य किया। इसे प्रतिस्पर्धा हितों, समावेशी वार्ताओं के महत्व, संघर्ष के अंतर्निहित कारणों को संबोधन करने के महत्व को सुलझाने की चुनौतियों का प्रदर्शन किया। सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व, यूरोपीय संघ की स्थापना, ठीक है, और दुनिया भर के संघर्षों को रोकने और हल करने चल रहे प्रयासों जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बात के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका में निहित है। कह सकते हैं कि पेरिस शांति सम्मेलन जन प्रतिनिधियों के भाग लेने के कारण ज्यादा प्रतिनिधि बोधक था। इसकी अर्जित सफलता में समय, स्थान, प्रतिनिधि संगठन तथा कार्यवाही प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन सफलता की दृष्टि से दोनों सम्मेलन अल्पकालिक रहे। कहीं ना कहीं पेरिस की वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी, क्योंकि जर्मन पर यह संधि थोपी गई थी। ऑब्वियसली थोपी गई थी जर्मन के ऊपर। इतने खतरनाक प्रावधान कौन लगाता है? ऐसे ऐसे प्रावधान लगाए गए थे उस पर कि कोई भी देश हिल जाता है ना। तो ये था आपका पेरिस शांति समझौता सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन या पेरिस शांति समझौता। इसके अंदर आपको ये सब पढ़ना था। आई होप कि आपको समझ में आएगा। समझ में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि देश के नाम है तो आपको याद ही करने पड़ेंगे कि किसको क्या दिया गया या किसकी सेना कितनी कम कर दी गई, ठीक है, या किस पे कितना हर्जाना लगाया गया, तो वो सब आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी इसमें 5 संधि हुई थी
और एक राष्ट्रीय संघ का निर्माण हुआ था, मैंडेट प्रणाली आ जाएगी इसके अंदर आपकी। ठीक है, तो 5 संधि में सबसे इम्पोर्टेंट संधि जो थी वो वर्साई की संधि थी, जो जर्मन और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई थी। इसको हम अपमानजनक या थोपी हुई संधि के नाम से भी जानते हैं। तो मेनली आपका ये था। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू।